हेलो एवरीवन, मैं रोली वर्मा राजकिशोरी देवी के शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान में आपको आज मैं पेपर नंबर 4 को पढ़ाऊंगी जो DED HI का पेपर नंबर 4 है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये पेपर पहले चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता था, परंतु अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इस पेपर का नाम बदल करके कर दिया गया है। जैसे कि मैं लास्ट में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ जो फिजिकली रूप से दिखाई देता है और डेवलपमेंट विकास जो हमारे आंदरूनिक रूप से होता है, अंदर से होता है। और इसे हम हिंदी में वृद्धि कहते हैं ग्रोथ को। जैसे कि वृद्धि क्या है? वृद्धि का अर्थ होता है मानव के शारीरिक अंगों को बढ़ना, जैसे कि हाथ, पैर, लंबाई, बालों का बढ़ना, ये सब हमारी ग्रोथ के अंतर्गत आता है। वृद्धि में हम सब व्यक्ति किसी भी चीज़ को मापा जा सकता है कि इंसान की ग्रोथ कितनी हुई है, मतलब 10 सेंटीमीटर बड़ा है, 12 सेंटीमीटर बड़ा है। उसी प्रकार जो आपकी ग्रोथ की जो स्टेज होती है वो हर स्टेज पे अलग अलग उसकी गति होती है। जैसे एक जन्म से 3 साल तक के बच्चे का ग्रोथ बहुत तीव्र गति से होता है। यह हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट भी बहुत तीव्र गति से होता है। अब हम बात करते हैं इसमें सारे पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है वृद्धि से व्यक्ति बड़ा भारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि की मात्रा को मापा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इसके एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि वृद्धि और विकास क्या है, इन दोनों में अंतर बताइए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि की सामान्य पद्धति है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। वृद्धि निषेचित अंडों में विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। वृद्धि निरंतर नहीं होती है। कभी कभी वृद्धि की जो स्टेज होती है वो काफी तीव्र होती है और कभी कभी जो स्टेज होती है वो काफी गति धीमी होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धि एक विशेष समय तक रहती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। स्त्री में और पुरुषों की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि होती है। वृद्धि वंशानुक्रम, वातावरण दोनों में अंतःक्रिया से होती है। अगर हम कह सकते हैं, यहाँ ये पॉइंट समझने वाला है कि वंशानुक्रम और वातावरण में अंतःक्रिया का यहाँ क्या मतलब है। एक व्यक्ति जिसका वंशानुक्रम, अगर उस वंश के सारे व्यक्ति हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम में नाटे हैं, उनकी लंबाई कम है, तो मे बी पॉसिबल, चाहे वृद्धि किसी भी प्रकार की हो, उसकी आने वाली पीढ़ी भी बौनी होगी, यानी उनकी भी लंबाई कम होगी। वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी वृद्धि पर। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। स्त्रियों और पुरुषों में अपेक्षा तीव्र गति से वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, बल्कि आपकी शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक बच्चे का जो ग्रोथ है वो 0 to 3 ईयर्स बहुत ही तीव्र गति से होता है, लेकिन 3 ईयर्स के बाद उसके जो ग्रोथ की स्टेज होती है वो थोड़े धीमे धीमे स्टार्ट होती है, धीमे धीमे होती है। उसके बाद है शारीरिक और मानसिक वृद्धि आपस में गहरा संबंध है। यहाँ हम भी पॉइंट को क्लियर करना चाहेंगे कि शारीरिक और मानसिक विकास की जो वृद्धि है उसकी जो स्टेज है, दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर वर्क करते हैं। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास एक दूसरे पर ही निर्भर है। अगर क्योंकि एक 5 साल के बच्चे का मानसिक विकास किस स्तर का होना चाहिए, ये जस्टिफाई करता है कि उसका विकास, उसकी ग्रोथ कितनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब कद में वृद्धि और तो भार कम हो जाता है। जब हम कह सकते हैं बच्चे की लंबाई बढ़ती है तो उसका वजन कम हो जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और भोजन हमारे विकास को वृद्धि को प्रभावित करते हैं। हमारे भोजन, हमारा पोषण हमारी वृद्धि को प्रभावित करता है। जैसे बहुत ज़्यादा खाने से व्यक्ति थोड़ा सा मोटा हो जाता है, अर्थात उसका जो ग्रोथ है वो आपको शारीरिक रूप से ज़्यादा हो जाता है। या हम कह सकते हैं अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यूज देने से व्यक्ति के शरीर पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को अच्छा माहौल दिया जाए तो उसके जो ग्रोथ है मेंटल लेवल का, वो काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट करता है उसके मेंटल लेवल पर।
अब हम बात करते हैं यहाँ विकास की। विकास शब्द की उत्पत्ति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन के कारण उनके कर्ण संबंधी सुधार आ जाते हैं और विकास परिपक्वता हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास जो है मापा नहीं जा सकता। विकास की प्रक्रिया जो है निश्चित होती है। विकास की एक सामान्य दिशा निर्धारित होती है। विकास हमेशा हमारे गुणात्मक वृद्धि देता है, गुणात्मक परिवर्तन है। पहला पॉइंट यहाँ है, विकास निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से हमेशा विशिष्ट होता है। यहाँ ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूँगी कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है, क्योंकि जब बच्चा सामान्य मतलब छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है तभी बच्चा बड़ी चीज़ों को सीख पाता है। अर्थात जैसे अगर कोई बच्चा ABCD नहीं सीखेगा तो वो वर्ड मीनिंग को कैसे पता कर पाएगा, कैसे लर्न कर पाएगा। तो इसलिए हमें अपनी बेसिक नॉलेज को बढ़ाकर ही हम अपनी ज़्यादा नॉलेज को ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। उसके बाद विकास रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक होता है। विकास का जो अर्थ हो बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ब्रॉड है। विकास की गति को हम माप नहीं सकते, विकास को हम एक मेजर नहीं कर सकते। विकास की एक अपनी प्रक्रिया होती है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत है। अब हम यहां बात करेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर, वृद्धि और विकास क्या है, में उनमें क्या मेन अंतर होता है। जैसा कि वृद्धि से आश्रय है शारीरिक एवं व्यवहारिक बदलाव से। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से होता है, मैच्योरिटी से होता है। वृद्धि किसी विशेष पक्ष अर्थात आंशिक रूप से ही होता है। वृद्धि निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक स्टेज आने के बाद हमारी लंबाई क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। एक 18 साल के बाद किसी भी व्यक्ति की लंबाई बढ़ना काफी हद तक नामुमकिन होता है। एक स्टेज आती है जब उसके शारीरिक वृद्धि एक स्टेज आने के बाद रुक जाता है। यानी वृद्धि का एक चरण होता है, जिस सीमा तक वह पहुंच जाता है उस सीमा के बाद वृद्धि का होना रुक जाता है। वृद्धि की स्टेज रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। सभी बालकों में वृद्धि असमान होती है। हर व्यक्ति में वृद्धि की कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे किसी की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, किसी की लंबाई बहुत कम बढ़ती है, या किसी के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसी के कम बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि की स्टेज है वो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। नेक्स्ट है विकास। विकास से आशय शरीर से विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से है। विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास में सामान्यता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। विकास जीवन परिवहन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति का कोई स्टेज नहीं होता अपने आप को विकसित करने का। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, प्रौढ़ है और उस स्टेज में वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपना विकास शैक्षणिक रूप से इस स्टेज में किया। अर्थात विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे हम किसी भी स्टेज में स्टार्ट कर सकते हैं और वो कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया, क्योंकि हम समय समय पर कुछ ना कुछ सीखते हैं, समय समय पर किसी न किसी प्रकार का ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो जो हमारे विकास का स्तर है वो निरंतर चलता रहता है। अब हमारे यहाँ पॉइंट वन समाप्त होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पॉइंट 1.2 की बात करते हैं, प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत। बच्चों के अवलोकन से एकमात्र वैज्ञानिक ज्ञान से कुछ सिद्धांत सामने आए। ये सिद्धांत माता पिता और शिक्षकों
को या समझने में सक्षम बनाते हैं कि बच्चे कैसे विकसित होते हैं, उनमें क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, उनको मार्गदर्शन कैसे दिया जाए और उनका विकास हम वातावरण को कैसे पॉजिटिव बना करके उनका विकास ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। बच्चों को जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक होता है आपका वातावरण, इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में वो बच्चा रह रहा है, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिशंस वैल्यूज, उसका फिजिकली स्वास्थ्य, मेंटली हेल्थ, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो बच्चे पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं उसके डेवलपमेंट पे, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट इन सभी चरणों पर आधारित होता है। जैसा कि विकास की दिशा का सिद्धांत पहला, निरंतर विकास की दिशा का सिद्धांत, यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। आप इन सिद्धांतों को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का यह मानना है कि विकास सिर से हमेशा पैर की ओर होता है, यानी पहले व्यक्ति का मेंटल विकास होता है, उसके बाद ही उसका शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट है निरंतर विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि विकास अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु उसकी गति में बदलाव जरूर किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का विकास। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न तरीकों से तथा दो व्यक्ति एक सामान्य प्रक्रिया से विकास नहीं करते हैं। प्रत्येक दो व्यक्तियों में विकास का अपनी एक गति होती है, अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक स्टेज होती है। हर दो व्यक्ति, हम कह सकते हैं हर व्यक्ति बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड है, अलग अलग है विकास के स्तर में। क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। नेक्स्ट है विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है, अर्थात बालक बोलने से पूर्व अन्य व्यक्तियों के इशारे को समझकर अपनी प्रक्रिया करता है। उदाहरण, बालक पहले स्मृति स्तर में सीखता है, फिर बोध और फिर अंत में क्रिया करके सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह हम कह सकते हैं कि बच्चे का मानसिक और शारीरिक यानी संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास दोनों में एक गहरा संबंध होता है। दोनों में गहरा संबंध है। व्यक्ति का शारीरिक विकास उसके मानसिक विकास के साथ साथ चलता है। अगर व्यक्ति का मानसिक विकास हो और शारीरिक विकास ना हो तो भी हम इसे विकास की सही प्रक्रिया नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास किसी विशेष जाति के आधार पर होता है। जैसे व्यक्ति पशु अपना विकास की विशेषताओं के अनुसार होता है। वंशानुक्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास उसके वंश के अनुसार होता है। मैंने भी पहले भी आपको बताया कि अगर एक वंश में कोई नाटी ही व्यक्ति है तो मे भी पॉसिबल है कि आने वाले वंश में भी उनके होने वाले बच्चे भी उनकी भी लंबाई कम हो और बौने हो। ठीक है। पर्यावरणीय सिद्धांत। यह सिद्धांत वंशानुक्रम के अनुरूप होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को अच्छा एनवायरनमेंट दें, अच्छा पॉजिटिव वातावरण दें, तो पॉसिबल है कि उस व्यक्ति के मानसिक विकास पर या शारीरिक विकास पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और वह विकास काफ़ी तीव्र गति से करे। यहाँ हम 1.3 को पढ़ना चाहेंगे, पोषण और प्रकृति, नेचर एंड न्यूचर क्या होता है। दोनों में एक माइनर डिफरेंस है कि व्यक्ति किस प्रकार प्रकृति और पोषण किस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ हम पहली बात करेंगे प्रकृति की। उन सभी जीनों और वंशानुक्रम कारकों को संदर्भित करती है जो हमें प्रभावित करते हैं, जैसे शारीरिक बनावट, व्यक्तित्व का विकास। दूसरा है आपका पालन पोषण। पोषण हम न्यूट्रिशन वैल्यूज, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, न्यूट्रिशन वैल्यूज भी हमारे वृद्धि और विकास को बहुत प्रभावित करते हैं। इसमें हम क्या बात करते हैं, जिसमें बचपन के शुरुआती अनुभव हमारे
संबंध, सामाजिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध, प्रकृति पोषण में दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों पर बहुत समय तक आपस में डिस्कशन कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया है कि प्रकृति और पोषण क्या है और इन्हें किस प्रकार समझा जा सकता है। प्रकृति और पोषण की इसकी डेफिनेशन इस प्रकार हम सब, पोषण के सिद्धांत का व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है। पोषण के सिद्धांत बताता है कि मानव व्यवहार सहज नहीं है, बल्कि वो एक सीखा हुआ व्यवहार है। यहाँ मैं इस बात को पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि इसमें बिल्कुल सही कहा गया है कि मानव व्यवहार पहले से निर्धारित नहीं है, एक सहज नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ व्यवहार। जैसे एक हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा अपने आसपास जिस प्रकार के व्यवहार को अडॉप्ट करता है, जिस प्रकार के व्यवहार को सीखता है, वो उसी प्रकार के व्यवहार को प्रेजेंट करता है अपने एटमॉस्फेयर में। और लेकिन उसी प्रकार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार के व्यवहारों को, जैसे कोई गरीब तबके में लोग रहते हैं, उनके यहाँ अलग व्यवहार यूज होता है, तो उस प्रकार का बच्चा जो उस माहौल में बड़ा हो रहा है वो उस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। लेकिन एक हम कह सकते हैं कि एक विदेश में रहने वाला बच्चा, उसके जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे रहने वाला बच्चा अपनी ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग करता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि बच्चे का व्यवहार यानी वातावरण, एनवायरनमेंट उसके व्यवहारिक पे बहुत प्रभाव डालता है, यानी उसके विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। पोषण सिद्धांत बताता है कि मानव व्यवहार सीखा हुआ है, बल्कि इसमें मानव जाति के विभिन्न पहलू सम्मिलित हैं, जैसे कि सामाजिक दृष्टिकोण। इसमें बंडूरा ने सबसे अच्छी डिफिनेशन दी, बंडूरा ने, इसलिए पारंपरिक और सहकारिक संज्ञानात्मक कारक आक्रामकता के नियंत्रण और विकास का योगदान करके प्रतीत होता है। बंडूरा ने क्या प्रयोग किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बंडूरा का प्रयोग। इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन, हमेशा शॉर्ट कह सकते हैं, एक क्वेश्चन आता है। बंडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल का प्रयोग किया। बंडूरा ने एक बालक को 3 तरह की मूवीज को दिखाया। यहाँ पर बंडूरा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चे पर उसके माहौल का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम उसे आसपास जैसा माहौल देते हैं या जैसा एटमॉस्फेयर देते हैं, बच्चा बिल्कुल वैसा बन जाता है। उसकी व्यवहारात्मक प्रवृत्ति बिल्कुल सेम टू सेम वैसी हो जाती है। अब पहला पॉइंट है, प्रथम मूवी में सामाजिक मूल्य आधारित थी, जिसे देखकर बालक अपने बेबी डॉल को सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। दूसरी मूवी में प्रेम पे आधारित थी, जिसे देख करके वह बालक अपने बेबी डॉल को स्नेह करके सहलाता है। तीसरी मूवी हिंसात्मक थी, इसे देख करके बालक ने गुड़िया की गर्दन को तोड़ दिया। अर्थात यहाँ इन तीनों मूवीज का बच्चे के व्यवहारात्मक पर क्या प्रभाव पड़ा, तीनों अलग अलग प्रभाव पड़े, जैसे पहले में अलग, दूसरे में अलग और तीसरे में अलग। यानी हमारे आस पास के वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के विकास पर। इसका ये निष्कर्ष निकलता है, इस प्रकार के प्रयोग से आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना है, वो क्या चाहते हैं। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार को ही प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहिए। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 मेन उपायों को बताया। पहला ध्यान, दूसरा है अवधारणा, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा है पुनर्बलन। अगर हम किसी बच्चे को पुनर्बलन देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप कर लोगे, तो बच्चे आपके जो रीइंफोर्समेंट है उसको अडॉप्ट करता है और प्रयास करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य कर सके। इसमें पहला है ध्यान और अवधान। अधिगम विषय वस्तु जिसको सीखना है उसको आकर्षक प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। अवधारणा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा अवधारणा। अधिगम के लिए प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को हम कितना सीखा गया है। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण। अगर बच्चा एक बार में किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है तो हमें उसे दोबारा उस प्रोग्राम को रिपीट करना चाहिए, ताकि वह उसके माध्यम से अच्छे सीख सके।
जैसे कि बच्चे को हम चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड्स, आपकी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, आईटीसी मेथड्स, इन सबको यूज़ करके हम बच्चे को अच्छे से अच्छा सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। किसी विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करने के बाद यदि बालक अधिगम प्रस्तुत कर देता है तो प्रतिपुष्टि में पुनर्बलन होता है। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के निम्न कारक बताए, जैसे कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, स्वविवेक, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, स्वनियन निर्णय, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, स्व अनुक्रिया, सेल्फ रिस्पॉन्स। इसमें पहला है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम क्या है? इसका प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। उन्होंने ये बताया था कि इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन करके, नकल करके, आदर्श व्यवहार को प्रतिमान बना करके अपने आप को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है और सीखता है। जिससे कि मैंने कहा कि एक बच्चे का पारिवारिक माहौल अगर खुशनुमा है, वहाँ रहने वाले लोगों के बीच में आपस में प्रेम है, एक दूसरे के प्रति आदर है, सम्मान है, तो उस परिवार में जन्मा बच्चा हमेशा ही एक आदर्श व्यवहार को प्रस्तुत करता है। परंतु वहीं दूसरी ओर अगर एक ऐसे परिवार में बच्चा जन्मा है जिसमें एग्रेसिव व्यवहार, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, परिवार का माहौल खराब है, तो उसमें जन्म लेने वाला बच्चा हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर ही प्रेजेंट करेगा, क्योंकि व्यक्ति के पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसके व्यक्तित्व पर, उसके विकास पे, उसके डेवलपमेंट पे। अगर एक बच्चा जिसको आईक्यू लेवल कम है लेकिन फिर भी हम उसे ऐसे माहौल को ऐसा माहौल देते हैं कि जहाँ पे सभी बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, तो उन बच्चों के साथ रह कर के वो भी बच्चा पढ़ने में तेज़ हो जाता है, सीख जाता है। सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व क्या है? बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अधिगम है, यानी लर्निंग। आपके इस पेपर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो लर्निंग का होता है, अधिगम, सीखना। सीखने की इसमें अलग अलग कई सिद्धांत हैं। ये आपके एग्जाम पे इस पे लॉन्ग क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगम है। यदि बच्चों के सामने अच्छे गुणों को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चों में वांछित गुण आ सकते हैं। सामाजिक अधिगम का आधार अनुसरण करना ही है, अनुकरण ही करना है। बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना, बच्चों के सामने बुरे व्यवहार को, अनैतिक मॉडल को देने से बचना। बच्चों को ऐसे माहौल नहीं देना चाहिए जिनसे बच्चों पर पॉजिटिव इफेक्ट ना पड़े, और ऐसे व्यवहार प्रस्तुत करने चाहिए जिसमें बच्चों अपने आप को पॉजिटिव वे में रख सकें। तो यहाँ आपको आई थिंक ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि एक व्यक्ति के लिए, या हम कह सकते हैं कि एक बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे एक पॉजिटिव माहौल देना कितना ज़रूरी है। अगर हम किसी बच्चे को पॉजिटिव माहौल नहीं देंगे तो बच्चे का ग्रोथ होना संभव नहीं है। यहाँ हमारी 1.3 यूनिट खत्म होती है। यहाँ हम बात करते हैं 1.4 की। विकास के क्षेत्र में शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक और भाषा, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला पॉइंट है यहाँ पर सामाजिक विकास। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे के शारीरिक विकास से कैसे विकसित होता है। बच्चे का शारीरिक विकास व्यवहार सीधे निर्धारित करके प्रभावित करता है, क्योंकि जब बच्चे का शारीरिक विकास होता है उस पर उनकी तंत्रिका तंत्र का प्रभाव भी पड़ता है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास अगर सामान्य होना है तो हम उन्हें उपयुक्त वो आहार देना चाहिए, वो पोषण तत्व देने चाहिए जिनसे उनका शारीरिक विकास पर पॉजिटिव इफेक्ट और एक सामान्य गति से उनका शारीरिक विकास हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संज्ञानात्मक विकास। अनुभूति अधिग्रहण में मानसिक एवं गतिविधि के संदर्भ में
प्रस्तुत प्रसंस्करण संगठन, जानकारी एवं भंडार का उपयोग करना। इसमें हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि अगर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसकी मानसिक विकास पर निर्भर, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास उसके मानसिक विकास का पूरक है। व्यक्ति का मानसिक विकास जितना अच्छा होगा उसका संज्ञान भी उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि प्याजे के सिद्धांत में शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक सभी आयु उसमें सम्मिलित होती है। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का संबंध बनाने और उसकी क्षमताओं को दर्शाता है। जैसा कि सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के आसपास का माहौल सौहार्दपूर्ण हो, खुशनुमा हो, तो बच्चे के सामाजिक विकास पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो बहुत अच्छा होगा। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। किशोरावस्था के साथ आने वाली स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र जांच के साथ साथ नैतिक विकास की आवश्यकता होती है। इसमें अगर व्यक्ति जिस तरह से प्याजे ने माना कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास विशिष्ट पैटर्न का अनुसरण करता है, लॉरियांस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि बच्चे का सक्रिय सोच तर्क के माध्यम से नैतिक मूल्यों को सीखता है। बच्चे जो हैं वो सोच और के माध्यम से खुद को सीखते हैं। अगर उनका सामाजिक विकास, मानसिक विकास ठीक नहीं होता तो उनका शारीरिक विकास भी ठीक गति से नहीं होगा, क्योंकि इन बच्चों में अगर मानसिक विकास उनका अगर सही नहीं है तो शारीरिक विकास पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट। लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है एक बच्चे के लिए। हम कह सकते हैं कि भाषा विकास जो एक सहज प्रक्रिया है। इंसान जिस माहौल में रहता है बड़ी ही आसानी से वो अपने माहौल में आसपास के लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है। एक अमेरिका में रहने वाला बच्चा अमेरिकन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, लेकिन एक हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा वो अपने आसपास के माहौल में जिस तरह के लैंग्वेजेस बोला जाती है, जिस तरह के भाषाओं का बोला जाता है, उसी प्रकार की भाषाओं को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार की भाषाओं को इस्तेमाल करता है अपने कम्युनिकेशन में। आई थिंक आप लोगों को ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर काफ़ी हद तक समझ आया होगा, क्योंकि इस पर भी पहले भी वीडियो में बना चुकी हूँ। इससे एग्ज़ाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका, कि वृद्धि क्या है, वृद्धि और विकास दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर को बताइए। यहाँ आपका नेक्स्ट है विकासात्मक मील के पत्थर और विचलन और प्रतिभा की पहचान। ये हम अपने इसको मैं आगे आपको समझाने का प्रयास करूंगी अपने नेक्स्ट क्लास में कि डेवलपमेंट माइलस्टोन एंड आइडेंटिफाइंग डेविएशन एंड गिफ्टनेस क्या चीज़ है। ये 1.5 को यूनिट को हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों की ये क्लास आज की बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ समझा होगा, सीखा होगा, और मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।